नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मीमांसा गुरुकुल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की सारगर्भित तैयारी करवाने में विश्वास रखता है, अवधारणात्मक समझ बनाने में, सुदृढ़ करने में विश्वास रखता है और छोटी छोटी फालतू की बातें, फिगर्स, फैक्ट्स ये सब बताने में बिल्कुल भरोसा नहीं रखता है, क्योंकि हमारा यह दृढ़ता से मानना है कि यूपीएससी आपके अवधारणात्मक समझ, कंसेप्चुअल नॉलेज को टेस्ट करती है, न कि रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विच यू हैव, राइट, कि जीडीपी कितना बढ़ा, ट्रेड फिगर क्या है, ऑल दैट। इन सब पे यूपीएससी विश्वास नहीं करती है। तो इस श्रृंखला में जो पहला वीडियो हमने बनाया था, आशा है आप लोगों ने वो देखा होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, एंड बहुत चर्चा में रहता है और हमेशा यूपीएससी इस टॉपिक पे अपना फोकस बनाए रखती है। पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने डिटेल में चर्चा की थी कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, डब्ल्यूटीओ क्या होता है, डब्ल्यूटीओ के रूल्स क्या होते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों किए जाते हैं, गुड्स में ट्रेड क्या होता है, सर्विसेज में ट्रेड क्या होता है, इन सब पे हमने एक चर्चा की थी, बृहद चर्चा की थी। आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे कि भाई डब्ल्यूटीओ के रिजाइन में डब्ल्यूटीओ जो कहता है कि, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आप एक मोबाइल मंगा रहे हैं से यूएसए से, ठीक है, यूएसए से मंगा रहे हैं और इस पर ड्यूटी रख रहे हैं आप 10% की, तो आपको चाइना के साथ भी यही ड्यूटी रखनी पड़ेगी 10%। यही ड्यूटी आपको पाकिस्तान के साथ भी रखनी पड़ेगी। इफ़ यू आर इम्पोर्टिंग मोबाइल फोन्स फ्रॉम पाकिस्तान, देन यू कैन नॉट हैव डिफरेंट ड्यूटी स्लैब्स अकॉर्डिंग टू कंट्रीज। लाइक यूएसए के लिए 10% रहेगा, पाकिस्तान के लिए भी 10% रहेगा, एंड दिस कंसेप्ट इज नोन एज मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN। बट FTA रिजाइन में क्या होता है कि आप ड्यूटी किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं माने आपने समझ लीजिए ऑस्ट्रेलिया के साथ, जैसे कि अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो सेसा चल रहा है, इस पे अभी नेगोशिएशंस चल रहे हैं, और अर्ली हार्वेस्ट स्कीम में इसे रेटिफाई कर दिया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने। अब अर्ली हार्वेस्ट स्कीम क्या होती है, सेसा क्या होता है, FTA से ही रिलेटेड है ये सारे टर्म्स, इस पे हम चर्चा करेंगे आगे में, ठीक है। तो FTA भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया में FTA अगर हो रहा है और जो उनका नेगोशिएशन हुआ उसमें लिस्ट बनाई जाती है कि किस किस टैरिफ लाइंस पे, टैरिफ लाइंस माने किस किस प्रोडक्ट पे हम टैरिफ कम करेंगे, उसकी लिस्ट बनाई जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि मोबाइल के लिए अगर ऑस्ट्रेलिया से इफ़ यू आर इम्पोर्टिंग मोबाइल, देन 5% की ड्यूटी लगे। अब देखिए MFN क्या कहता है कि आप अलग अलग ड्यूटी स्लैब नहीं रख सकते हैं, लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपका FTA होता है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो आप 5% रख सकते हैं, और इस पे चाइना यह नहीं कह सकता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एक है WTO में, इट इज़ अ वेरी पावरफुल बॉडी, और अगर किसी को लगता है, किसी कंट्री को लगता है कि दूसरी कंट्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का, WTO रूल्स का वायलेशन कर रही है, तो एक यहाँ पे अपना क्लेम डाल सकती है, एंड फिर उस पर चर्चा होती है। इसमें एक बार अमेरिका ने हमारे अगेंस्ट क्लेम डाला था, तो उसमें मैंने भारत के अगेंस्ट वो रूलिंग गई थी। तो अभी अगर समझ लीजिए FTA नहीं है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने 5% कर दिया मोबाइल पे ड्यूटी, बट चाइना के साथ 10% है, तो चाइना क्या करेगा, चाइना आएगा यहाँ ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में, एंड पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स रखेगा, पूरा डॉक्यूमेंटेशन देगा टू प्रूव देयर केस, एंड अगर ये प्रूव हो गया तो ये क्या हो जाएगा, वायलेशन ऑफ MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट नहीं करना चाहेगी, इंडियन गवर्नमेंट नहीं करना चाहेगी कि ऐसा कुछ हो कि
हमारे ऊपर यह आरोप लगे और सिद्ध भी हो कि हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन के रूल का वायलेशन किया है। लेकिन WTO ही FTA करने की अनुमति देता है, WTO ही FTA करने की अनुमति देता है। इसके पीछे भी क्या कारण है उस पर भी हम छोटी सी चर्चा करेंगे। इसमें देखिए है क्या कि WTO के जो रूल्स रेगुलेशन पैकेज फॉर्म में होते हैं, माने यू हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। जो इन्होंने कई चीज़ों पे इनके रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, लाइक एग्रीकल्चर पे क्या होगा, टेक्सटाइल पे क्या होगा, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट पे क्या होगा, इनका पूरा पैकेज। माने इंडिया ऐसे नहीं कर सकता कि WTO का एग्रीकल्चर एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेगा किंतु इन्वेस्टमेंट का जो उसका एग्रीमेंट है उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो होता क्या है कि इनके जो रूल्स हैं, इनके जो एग्रीमेंट्स हैं, इनका बहुत विरोध भी होता है, देशों में बहुत इनका विरोध भी होता है। बहुत सारी बॉडीज़ रहती हैं, जैसे अब ये चाहते हैं कि सब्सिडीज़ को फेज़ आउट किया जाए, लेकिन जो हमारे यहाँ के फार्मर्स हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि सब्सिडीज़ फेज़ आउट हो। उनकी जो बॉडी है वो नहीं चाहेगी सब्सिडी फेज़ आउट हो। तो इनका एक डेवलपमेंटल राउंड चल रहा है, दोहा डेवलपमेंटल राउंड जिसे कहते हैं। 2001 से नेगोशिएशन चल रहा है ट्रेड को, मैंने बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव पैकेज है एंड ये बहुत सारी चीज़ों में ट्रेड रिस्ट्रिक्शन को कम करने का प्रयास कर रहा है, ये जो नेगोशिएशन राउंड है। लेकिन ये कब से चल रहा है? 2001 से, और अभी 2023 आ गया, अभी तक फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। 22 साल क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि बहुत विरोध हो रहे हैं, अलग अलग बॉडीज़ हर कंट्री में। डेवलपिंग देश सोचते हैं कि डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वो अपने हिसाब से दोहा राउंड को चला रहे हैं, उनको फेवर करेगा इसके जो आउटकम्स होंगे। एंड फिर जो वेरियस बॉडीज़ होती हैं इन कंट्री, जैसे कि मैंने बताया फार्मर्स हो गए, टेक्सटाइल वाले हो गए, इन्वेस्टमेंट वाले हो गए, वो सब अपना अपना विरोध कर रहे हैं। तो ये अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो WTO भी यह मानता है कि एक पूरा ब्रॉड कॉम्प्रहेंसिव पैकेज लाना इतना आसान नहीं है जो ट्रेड को लिबरलाइज कर सके, फ्री कर सके। तो अगर छोटा छोटा भी कहीं हो रहा है, इन फॉर्म ऑफ FTA हो रहा है, इन फॉर्म ऑफ सेपा हो रहा है, इन फॉर्म ऑफ कोई डील हो रही है जो इंटरकॉन्टिनेंटल है, तो उसे होने दिया जाए, उसे रोका ना जाए, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली इट इज़ ऑल्सो trying to work in the direction of trade liberalization, which is the ultimate goal of WTO also. तो इसके लिए वो FTA को परमिट करता है, लेकिन उसके कुछ क्राइटेरियंस है। कब FTA परमिट करता है WTO? माने आप WTO के नॉर्म्स को, जो कि मैंने बताया था, ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, इन सब में आपके अगेंस्ट केस नहीं आएगा। वो कब होगा कि अगर आप, इसके कुछ कंडीशंस हैं, एक दो मेजर जो कंडीशन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला तो कंडीशन ये है कि टैरिफ अगेंस्ट अदर नेशंस won't be raised। ठीक है, सब्सटैंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे होना चाहिए। थर्ड, टाइम लिमिट। तो देखिए इसका पहला पॉइंट क्या है, टैरिफ अगेंस्ट अदर कंट्रीज शुडंट बी रेज्ड, शुडंट बी हाइट। मैंने अगर समझ लीजिए आपने, जैसे मैंने पहले वाला जो एग्जांपल बताया मोबाइल वाला, अब ऑस्ट्रेलिया के साथ आपने 5% कर दिया, कितना था? 10% था। उसको आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ जब सेपा किया आपने 5% कर दिया, फाइन। बट आप चाइना के अगेंस्ट जो 10% था उसको आप 15% नहीं कर देंगे, इसको आप 10% ही रखेंगे, इसको आप नहीं बढ़ा सकते। यू कांट इंक्रीज इट, 10 को आप 15 नहीं कर सकते। ठीक है, आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक स्पेशल डील की है, FTA किया है, उसके लिए आपने 5% कर दिया, फाइन। बट चाइना के लिए या अन्य कंट्रीज़ के लिए यू कांट इंक्रीज इट, इट इज़ नॉट अलाउड। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप मैंने आपके अगेंस्ट डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में जा सकती है, कोई दूसरा देश जा सकता है। दूसरा क्या होता है, सब्सटैंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आपने मोबाइल के लिए किया, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए होना चाहिए। अगर FTA है तो देखिए बेसिकली हम जब बात करेंगे FTA सेपा की तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। किंतु हाँ,
कहने का ये अर्थ है कि सब्सटैंशियल प्रोडक्ट्स पे होना चाहिए, मैंने सिर्फ मोबाइल पे आप मत कीजिए, आप एग्रीकल्चरल गुड्स को कवर कीजिए, टेक्सटाइल को कवर कीजिए, इंडस्ट्रियल गुड्स को कवर कीजिए, दुनिया भर की गुड्स जो हैं उसको आप कवर कीजिए, तभी इसको माना जाएगा कि हाँ आपने WTO के नॉर्म्स को कंप्लाई किया है, माना है। एंड टाइम लिमिट, माने ये नहीं कि आज आपने शुरू किया फिर 20 साल तक चलता ही रहा, आपने जब किया कॉम्प्रहेंसिव एग्रीमेंट किया है तो 10 साल के अंदर आपको ज़्यादातर, मैंने क्या बताया, सब्सटैंशियल प्रोडक्ट्स पे आपको कम करना पड़ेगा ड्यूटी उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ, ऑस्ट्रेलिया चाहे जो भी कंट्री हो, 10 ईयर्स के अंदर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ नॉर्म्स हैं, तो इसको अगर आप कंप्लाई करते हैं तो आप FTA कर सकते हैं। तो देखिए अब तो ये चर्चा हो गई है कि FTA WTO की, इंडिया ने बहुत सारे FTA साइन किए हुए हैं, 13-14 FTA है, सारे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, प्रीलिम्स के लिए हो सकता है प्रश्न पूछा जाए, तो आपको बस एक सरसरी निगाह से देख लेना है कि किस किस के साथ हमने साइन किया हुआ है। कभी कभी आ जाता है कि भाई किसके साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट है, किसके साथ हमारा नहीं है, तो उसके लिए आपको जानना आवश्यक है। लेकिन अभी जैसे इस समय मैं आपको मोटा मोटी बता सकूं तो श्रीलंका के साथ है हमारा, फिर साफ्टा है जो कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, साउथ एशियन कंट्रीज, सार्क कंट्रीज़ के साथ है, जापान के साथ है, कोरिया के साथ है, सिंगापुर के साथ है, मॉरिशस के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया है अभी, और UK के साथ चल रहा है, नेगोशिएशन चल रहा है, UK इनके साथ नेगोशिएशन चल रहा है। तो है मैंने काफ़ी कंट्रीज़ के साथ है, रीजन के साथ भी होता है, आसियान के साथ है, ठीक है, ये सब रीजन है, ठीक है, कंट्री नहीं है, आसियान जैसे कंट्री नहीं है, साफ्टा कंट्री नहीं है, दे आर दी इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज, तो इनके साथ भी है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो इनके साथ है। अब मैंने बताया FTA अर्ली हार्वेस्ट स्कीम होती है, सेपा होता है, सेसा होता है, तो इन सब में क्या डिफरेंस क्या है? तो देखिए FTA जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, गुड्स से रिलेटेड होता है, गुड्स, ठीक है। तो दोनों कंट्रीज़ या जो भी रीजन हो वो उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, नेगोशिएटर्स हैं, वो बैठेंगे, डिसाइड करेंगे इन गुड्स पे हमको गुड ड्यूटी रिड्यूस करनी है, ठीक है। टैरिफ बैरियर हो गया, नॉन टैरिफ बैरियर्स हो गया, उसकी क्या मॉडलिटीज़ होगी, इन सब का डिस्कशन होता है। भाई नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या हो सकते हैं, लाइक भाई जैसे मैंने बताया लाइसेंस क्या होगा, रेगुलेशन क्या होगा, लेबर नॉर्म्स क्या हो सकते हैं, इन सब पे एक चर्चा होती है, और जो गुड्स का डिसीजन होगा उस पर वो सारे नॉर्म्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। सेपा या सेसा जिसे कहते हैं सेम ही चीज़ है, समझ लीजिए, मोर और लेस कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब सेपा में क्या हो जाता है, FTA में मैंने क्या बताया, सिर्फ गुड्स होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। सेपा में क्या हो जाता है, गुड्स भी होंगे, सर्विसेज भी होंगी, इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स क्या होंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होगी, इन सब पे भी डिस्कशन होता है, नेगोशिएशन के पार्ट्स होते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, ये ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड होता है, ये सिर्फ गुड्स को कवर करता है, ये बाकी सारी चीज़ों को भी कवर करता है। सर्विसेज में माने जैसे ये भी हो जाएगा कि भाई इंडिया से यदि कोई बाहर जाना चाहता है, लाइक ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहता है, तो उसे ईजिली वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। और वीज़ा माने ज़्यादा दिन के लिए एप्लीकेबल रहेगा, 2 साल है तो 3 साल के लिए मिल जाएगा, स्टूडेंट्स को वीज़ा आसानी से मिल जाएगा, परमानेंट रेजिडेंसी जल्दी मिल सकती है, सिटीजनशिप भी मिल सकती है, टैक्स बेनिफिट्स क्या होंगे, मेडिकल बेनिफिट्स उन्हें वहाँ पे जैसे ऑस्ट्रेलिया में गए तो क्या मिल सकते हैं, तो इन सब पे भी चर्चा होगी, नेगोशिएशन होगा, और फिर जो भी मैंने फाइनल होगा इसका कवरेज होगा उसमें। तो इट इज़ ब्रॉड बेस्ड। इससे भी ब्रॉड बेस्ड क्या हो जाता है, जैसे
इकोनॉमिक यूनियन, ये सेपा से भी अधिक ब्रॉड बेस्ड है। इकोनॉमिक यूनियन माने क्या आप बता सकते हैं? जैसे यूरोपियन यूनियन है आपका, यूरोपियन यूनियन में देखिए ये सब चीज़ें तो है ही, यूरोपियन यूनियन में ये सब चीज़ें तो हैं ही, ये सब बातें, लेकिन वहाँ पे कैसा है कि उनकी पार्लियामेंट भी है अलग से, ब्यूरोक्रेसी भी उनकी अलग से, रूल्स एंड रेगुलेशन भी कॉमन बनते हैं सारे। ईयू पार्लियामेंट ने जो चीज़ डिसाइड की वो सारी इकोनॉमिक जो भी कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन में सभी पे एप्लीकेबल होंगे। तो इट इज़ मोर ब्रॉड बेस्ड, इट इज़ मोर पावरफुल, मोर कंप्रहेंसिव, इट इज़ डीपर। तो ये इकोनॉमिक यूनियन होता है। तो ये मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा कि एफटीए क्या होता है, सेपा क्या होता है, इकोनॉमिक यूनियन क्या होता है, उस पर हमने एक चर्चा की। और मैंने एक और बताया था ईएचएस, अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। तो अर्ली हार्वेस्ट स्कीम में क्या होता है, अभी हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ यही हुआ है, अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। इसमें होता क्या है कि दोनों कंट्रीज़ के नेगोशिएटर, पॉलिसी मेकर मिल के डिसाइड करते हैं कि हमको बड़ा कॉम्प्रहेंसिव पैकेज करना है, कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट ऑफ गुड्स हमको तैयार करनी है, लेकिन उसके लिए नेगोशिएशन करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, जो लो लाइंग फ्रूट्स हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, उन पे हम डिसाइड करते हैं कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। समझ लीजिए इंडिया में कोई प्रोडक्ट है जो बनता ही नहीं लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बनता है, तो उसको कवर कर लेते हैं अभी। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में कुछ चीज़ है वो बनती नहीं है, इंडिया में बनती है, उसको कवर कर लेते हैं। तो एक छोटी लिस्ट बनाई जाती है पहले कि जिसपे टैरिफ कम कर दिया जाएगा, बैरियर्स कम कर दिए जाएंगे और नेगोशिएशन चलते रहेगा। और धीरे धीरे उसमें और चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, चर्चा करते करते और चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारी डील हो रही है उसमें अराउंड 6000 टैरिफ लाइंस हैं अक्रॉस द सेक्टर, जिसपे हमें 6000 प्रोडक्ट्स आप कह लीजिए, सेक्टर्स कह लीजिए, जिसपे हमें टैरिफ कम करना है, बैरियर्स को कम करना है। 98.3% ऑफ टोटल ट्रेड, आई थिंक ऐसा कुछ तो फिगर है, उस पर हम नहीं जाएंगे, बट इतना हमको करना है। तो ये धीरे धीरे होते रहेगा ये। अच्छा, एक बार एफटीए साइन हो गया तो इसका ये अर्थ नहीं है कि अब वो इट्स कास्ट इन स्टोन, अब फाइनल, अब उस पर कोई चर्चा ही नहीं होगी, अब उस पर कोई रिव्यू भी नहीं होगा। उसका रिव्यू भी होते रहता है देखने के लिए कि भाई ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हमको नुकसान ही हो रहा है ये एफटीए साइन करने में, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ ये अभी सेपा चल रहा है। तो एफटीए करने का तो सबसे बड़ा कारण यही है भाई कि आपको ट्रेड को प्रमोट करना है। जो प्रॉस एंड कॉन्स की बात की जाती है, प्रॉस में आप समझ सकते हैं कि भाई आपको ट्रेड प्रमोशन करना है, पहला तो यही हो जाता है। ट्रेड प्रमोशन करने के लिए आप नेगोशिएशन में यही देखते हैं भाई कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री माने हो सकता है कि इंडियन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो एबंडेंस में हो रहे हैं, बहुतायत में हो रहे हैं, तो हम ऐसा करें कि ऑस्ट्रेलिया में उसके ऊपर जो ड्यूटी लगती है वो कम हो जाए, ताकि हमारे यहाँ जो बहुत मात्रा में खाद्यान्न हुआ है, फूड प्रोडक्ट्स हुए हैं, फूड ग्रेन्स हुए हैं, उनको हम एक्सपोर्ट कर सकें ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो हमको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा और साथ ही में हमें ऑस्ट्रेलिया से क्या सस्ते में मिल सकता है। सस्ते में क्या मिल सकता है भाई, अगर हम ड्यूटी कम कर देते हैं। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में रॉ मटेरियल बहुत होता है, माने मिनरल्स बहुत हैं वहाँ पे, इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। आयरन ओर हो गया, बॉक्साइट हो गया, तमाम तरह के मिनरल्स, हीरा हो गया। तो अगर वहाँ से हम जो गुड्स आ रहे हैं उस पर यदि हम ड्यूटी कम कर देते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे इंडिया में इतनी होनी नहीं है। उस पर अगर ड्यूटी कम होगी तो उसकी कीमत कम होगी, तो वो जो रॉ मटेरियल है उसका यूजेज कौन करेगा, या तो एंड कंज्यूमर करेगा या मैन्युफैक्चरर करेगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरर करेगा, बेसिकली जो रॉ मटेरियल है उसे तो मैन्युफैक्चरर ही लेगा, एंड कंज्यूमर तो फिनिश्ड गुड लेता है। तो मैन्युफैक्चरर को यदि सस्ते में पड़ेगा तो उसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा। हम चीज़ें सस्ती लेके महंगा बेचना चाहते हैं, यही बिजनेस का फंडामेंटल रूल है, राइट। तो वो क्या करेगा, वो सामान ज़्यादा लेगा, प्रोडक्शन साइकिल बढ़ाएगा, एम्प्लॉयमेंट होगा और चीज़ें फिनिश्ड गुड्स लोगों को मिलेंगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री पे बेसिकली हम ध्यान देते हैं नेगोशिएशन के दौरान कि हम कौन सी गुड्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हो रही हैं जिसको हम भेजना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया या कोई भी कंट्री। यहाँ मैं ऑस्ट्रेलिया इसलिए कह रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल है,
उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया से क्या ऐसी चीज़ है जो इंडिया में आए तो इंडिया में इतनी हो नहीं रही है, किंतु इंडिया में आए तो अच्छी बात है और सस्ते में आए तो और अच्छी बात है। ठीक है, उसी प्रकार से सर्विसेज में इंडिया बहुत मैंने सर्विस कह सकते हैं हब है वर्ल्ड का। आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, फार्मा कंपनीज द्वारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारे यहाँ से हेल्प की जाती है। बैक ऑफिस हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, बहुत सारी सर्विसेज इंडिया से प्रोवाइड की जाती हैं। तो हम तो यही चाहेंगे भाई हमारी सर्विसेज को मार्केट एक्सेस मिले बाहर की कंट्री को। ठीक है, हमारे लोग यहाँ से बाहर जा सकें। बहुत लोग जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन सब जगह माने वीज़ा इतनी आसानी से नहीं मिलता है, कोटा रहता है वीज़ा का, भाई हम इतना ही लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। स्टूडेंट्स हमारे ज़्यादा बाहर जा सकें, तो नेगोशिएशन में इन्हीं चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है कि भाई हमारी सर्विसेज को एक्सेस मिल सके, हमारे गुड्स जा सकें, वहाँ के गुड्स जो इंडिया में नहीं बनते वो आ सकें, इन्वेस्टमेंट आ सके, वहाँ से इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। भाई अब ऑस्ट्रेलिया हो गया या जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनके पास पैसा बहुत है, इनके पास ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिनके पास पैसा है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं दूसरी जगह ताकि उनको प्रॉफिट मिल सके, इंटरेस्ट मिल सके। और इंडिया को पैसों की आवश्यकता है, वी आर कैपिटल स्कार्स कंट्री, हमारे पास इतना पैसा नहीं है ना, तो हम तो यही चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट वहाँ से ज़्यादा हो सके। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट होता है तो पूरा इकोनॉमिक साइकिल उसका ग्रोथ होता है, बूम होता है, नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, नए इनोवेशंस आते हैं। लाइक अभी जैसे गूगल आएगा अगर इंडिया में, अमेजन आएगा, फेसबुक आएगा, तो नई नई टेक्नोलॉजीज भी ये लोग लेके आते हैं ना। हमारा मैन पावर भी स्किल होता है जो यहाँ पे काम कर रहा है। अब जैसे देखिए जो फ्लिपकार्ट के बंसल बंधु हैं, पहले इन्होंने अमेजन के लिए काम किया था, तो धीरे धीरे हमारे यहाँ भी एक कल्चर डेवलप होगा, एक एंटरप्रेन्योरियल साइकिल डेवलप होगा, ये एक सोच रहती है। और अभी समझ लीजिए रॉ मटेरियल, अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया है, रॉ मटेरियल उसके पास बहुत सारा है, इंडिया में वो रॉ मटेरियल है नहीं, तो हम तो सस्ते में ही लेना चाहेंगे ना, ताकि हमारा जैसे मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, मेक इन इंडिया, तमाम तरह की जो और स्कीम्स हैं उनको बूस्ट मिल सके, एम्प्लॉयमेंट आ सके, राइट, इकनॉमी बढ़ सके, मैन्युफैक्चरिंग में हम आगे जा सकें। तो ये प्रॉज होते हैं बेसिकली। ट्रेड डेफिसिट कम हो सके, ट्रेड डेफिसिट कम हो सके, ठीक है। तो ये सब तो प्रॉस हो गए। कॉन्स में क्या होता है कि देखिए इसमें जैसे कि मैंने बताया कि अगर टैरिफ कम किया जाता है, मान लीजिए कि अगर गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी यदि है, ऑटोमोबाइल है, चलिए मान लेते हैं मोटरसाइकिल हम ले लेते हैं। मोटरसाइकिल पे पहले था टैरिफ 10%, अब उसे कह रही है गवर्नमेंट 5% करने के लिए। तो जो मोटरसाइकिल के मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे हीरो होंडा हो, बजाज हो, जो भी हो, वो उसका विरोध करेगा। उसकी जो भी ट्रेड बॉडी होगी, इन लोगों का भी एक बॉडी होती है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो चाहे फिक्की के माध्यम से करें, चाहे एसोचैम तो चलिए आईटी के लिए है, लेकिन कहने का ये अर्थ है कि इनकी बॉडी होती है, ट्रेड बॉडी होती है, वो इसका विरोध करती है। उसका कहना है भाई कि आप कम कर दोगे, टैरिफ कम कर दोगे तो इंपोर्ट ज़्यादा होगा, हमारा माल कैसे बिकेगा, हमारा माल जब नहीं बिकेगा, इस समय वैसे ही रिसेशन चल रहा है, इकनॉमी ठंडी पड़ी हुई है, तो हम क्यों अपना प्लांट को जो है उसको इन्वेस्ट करेंगे, मेंटेन करेंगे, धीरे धीरे हम बंद करेंगे, एम्प्लॉयमेंट पे उससे असर आएगा। आप ट्रेड डिपेंडेंस बढ़ा रहे हो दूसरी कंट्री पे, तो इनका विरोध होता है। तो ये इतना आसान नहीं होता है। आपको एज अ ब्यूरोक्रेट यू नीड टू बैलेंस सो मेनी थिंग्स, सो मेनी पैरामीटर्स, सो मेनी इंटरेस्ट, सो इट्स नॉट सच एन ईजी टास्क, इतना आसान काम नहीं है ये। तो ये एक इशू आता है कि आप टैरिफ कम करना चाहें तो आपको अपोजिशन सामने से आता है। दूसरी बात क्या देखी गई है कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, इसका क्या अर्थ है कि जिन देशों के साथ हमने एफटीए किया है, जिन देशों के साथ हमने एफटीए किया है, सेपा किया हो या जो भी कुछ ऐसा किया हो, उनके साथ हमारा इंपोर्ट तो बढ़ गया, इंपोर्ट जो है वो बढ़ गया, किंतु एक्सपोर्ट उतना नहीं बढ़ रहा है। बढ़ा है एक्सपोर्ट भी, लेकिन ये इतना बढ़ा है। अगर इंपोर्ट इतना बढ़ा है तो एक्सपोर्ट इतना बढ़ा है।
एक्सपोर्ट प्रमोशन नहीं हुआ है, इंपोर्ट ज़्यादा हम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट उतना नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। अब इसमें यही कहा जाता है कि भाई जैसे देखिए ट्रेड लिबरलाइजेशन आप करना चाहते हो, ट्रेड लिबरलाइजेशन अगर आप करना चाहते हो तो यू नीड टू प्रिपेयर योर इंडस्ट्री। ट्रेड लिबरलाइजेशन आप करना चाहते हैं तो यू नीड टू प्रिपेयर योर इंडस्ट्री। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो अच्छा होना चाहिए, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, आपके पास रेट टेपिज्म कम होना चाहिए, स्किल्ड मैन पावर होना चाहिए, आपको इंडस्ट्री को लैंड देना चाहिए, इजी अप्रूवल्स होने चाहिए, जो कि आप देखेंगे चाइना में किया गया, वियतनाम में किया गया, या जो क्या कहते हैं न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं जैसे ताइवान हो गया, हांगकांग हो गया, सिंगापुर हो गया, इन सब ने ये किया तो ट्रेड लिबरलाइजेशन का उनको फ़ायदा हुआ, एक्सपोर्ट इनके यहाँ से बढ़ा, एक्सपोर्ट इंक्रीज्ड, राइट, एक्सपोर्ट इंक्रीज, बट फॉर दैट दे वर्कड अ लॉट टू क्रिएट enabling इकोसिस्टम, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। इकोसिस्टम ऐसा नहीं बनाया गया, चाहे आप गवर्नेंस ले लीजिए, गवर्नेंस में आप कह सकते हैं रेट टेपिज्म, बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी है, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अप्रूवल नहीं मिलता है, कनेक्शंस नहीं मिलते हैं, ब्राइब देनी पड़ती है, करप्शन है, फिर उसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, कटिंग एज जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं वो नहीं है, फिर लेबर लॉज जो हैं, लेबर एंड लैंड लॉज जो हैं वो रिजिड हैं, आप बड़ा पार्सल ऑफ लैंड नहीं ले सकते हैं। अभी जैसे देखिए बीच में ही चर्चा हो रही थी, जो प्रोजेक्ट चला गया महाराष्ट्र से गुजरात की ओर, चाहे वो टाटा का प्रोजेक्ट रहा हो चाहे फॉक्सॉन का, तो इनको जो पोर्ट है वहाँ पे इनको एक बड़ा लैंड पार्सल चाहिए था फॉक्सॉन को, किंतु महाराष्ट्र गवर्नमेंट वो नहीं दे पा रही थी, गुजरात देने के लिए तैयार था, तो ये एक कंसिडरेशन था फॉक्सॉन का वहाँ जाने के लिए। तो लैंड बड़े बड़े पार्सल लेना यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है, वैसे ही लेबर लॉज भी बहुत यहाँ के स्ट्रिंजेंट हैं, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके कारण एनेबलिंग इकोसिस्टम नहीं है। तो हो क्या रहा है कि भाई जब एनेबलिंग इकोसिस्टम नहीं है, बाहर से सामान सस्ते में आ रहा है, क्वालिटी भी है, अच्छा बना भी रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए इंडिया के मोबाइल कंपनीज थी, लावा हो गई, कार्बन हो गई, माइक्रोमैक्स हो गई, ये भी अपने कंपोनेंट्स ज़्यादातर तो इंपोर्ट ही करते थे चाइना से, फिर भी ये लोग थे, कुछ तो ये लोग कर रहे थे, बट धीरे धीरे देखिए वो सब अभी ख़त्म हो चुके हैं। आप इनका नाम सुनते हैं, टीवी में भी मैंने पहले वाली वीडियो में चर्चा की थी, किसी BPL हो गया, वीडियोकॉन हो गया, वीडियोकॉन के तो जो मालिक हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो ये सस्टेन नहीं कर पा रहे, इंडियन इंडस्ट्रीज कंपटीशन के लिए तैयार नहीं हैं और उनको आप कंपटीशन में ढकेल रहे हैं, तो वो सस्टेन नहीं कर पा रही है, फाइट नहीं कर पा रही है। एग्रीकल्चर गुड्स हमारे जा रहे हैं बाहर, लेकिन एग्रीकल्चर गुड्स आर दे आर लो वैल्यू प्रोडक्ट्स, बहुत ज़्यादा मैंने उसमें वैल्यू आपको मिलता नहीं है, जितना आप इनपुट डालते हैं उतना आपको आउटपुट नहीं मिलता है उसमें। फिर आपका उसमें डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बहुत होता है। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट माने बहुत सारे लोग ऐसे एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं कि उनकी आवश्यकता वहाँ नहीं है, उनकी आवश्यकता है मैन्युफैक्चरिंग में, उनकी आवश्यकता है सर्विसेज में, किंतु वो अभी भी एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, क्योंकि क्या कहते हैं मशीनीकरण नहीं हुआ है, टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है। आपने जो लोग लगे हुए हैं उन पे भी ह्यूमन स्किल नहीं डेवलप की है उनकी। तो कहने का ये आशय है कि एग्रीकल्चरल गुड्स तो जा रहे हैं, बट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स नहीं जा रही हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स नहीं जा रही हैं हमारी, उल्टा बाहर से हम लोग लेके आ रहे हैं। तो हमारा क्या हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। इसीलिए RCEP ये इंडिया ने साइन नहीं किया। नेगोशिएशन में हमने पार्टिसिपेट किया था, बट 2019 में मोदी जी ने कहा भाई हम इसको नहीं साइन करेंगे। इसमें रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसका फुल फॉर्म अगर जानना चाहें तो रीजनल
कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें बहुत सारे देश थे, ऑस्ट्रेलिया भी था और उसके सिवाय और बहुत सारे देश थे, लेकिन सबसे बड़ा जो कंसर्न था वो था प्रेजेंस ऑफ चाइना। यही सोचा गया, यही माना गया कि चाइनीज़ जो सामान है, हम जैसे ही ड्यूटी इनके साथ कम करेंगे वैसे ही चाइनीज़ सामान इतना हमारे यहाँ आता है, डंप करते हैं वो लोग। उनका सामान ड्यूटी के बाद भी इंडियन सामान की तुलना में सस्ता पड़ता है और उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। आप देख लीजिए, आपका जो ज़्यादातर लोगों का मोबाइल कौन सा होता है, चाइनीज़ दिखेगा मोबाइल आपको। फार्मास्यूटिकल के लिए जो API आता है वो चाइनीज़ होता है। इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए वो चाइनीज़ होते हैं। तो ड्यूटी लगाने के बाद भी उनका सामान इंडियन सामान की तुलना में सस्ता पड़ता है और अच्छी क्वालिटी का होता है। तो अगर आप समझ लीजिए ड्यूटी और कम कर देते हैं, ये पार्टनरशिप अगर आप कर लेते हैं RCEP और इनके साथ ड्यूटी और कम कर देते हैं तो वो एकदम फ्लड कर देंगे हमारे मार्केट को, बाढ़ आ जाएगी। वैसे ही बाढ़ है, आप उस बाढ़ को और बढ़ा देंगे। तो हमारा जो टॉयज़ इंडस्ट्रीज़ है, प्लास्टिक गुड्स हैं, ऐसी बहुत सारी गुड्स पे चाइनीज़ दबदबा स्थापित हो जाएगा। और वैसे ही चाइना के साथ देख लीजिए 2013, 2017, 2020 और अभी हाल ही में हमेशा सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज आते रहते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन इनके साथ बनी रहती है। तो ये हमें नहीं चाहिए, इनके गुड्स भी हमारे पास आ जाए, हमारी इकोनॉमी को डोमिनेट करने लगे, तो इट्स नॉट गुड फॉर नेशनल सिक्योरिटी, फॉर नेशनल इंटरेस्ट। तो इसके लिए हमने इसको नहीं साइन किया। और देखिए अभी जैसे हर चीज़ के ना क्या बोलते हैं, उसके सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, उसके अपोज में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो बीच में तो ऐसा था कि FTA के बारे में या ट्रेड लिबरलाइजेशन के बारे में बहुत लोगों की अच्छी ओपिनियन थी। अब लेकिन इकोनॉमिस्ट तो अभी भी मानते हैं ट्रेड लिबरलाइजेशन इज़ गुड, बट जो पॉलिसी मेकिंग होती है वो सिर्फ इकोनॉमिस्ट के आधार पे नहीं होती, उसके व्यू के आधार पे नहीं होती, पॉलिटिकल एंगल्स भी उसमें होते हैं, राइट। अभी जैसे मैंने बताया भाई, इकोनॉमिस्ट बोलेगा कि हाँ आप एग्रीकल्चरल गुड्स पे ड्यूटी जो है आप कम कर दीजिए, ठीक है, आप एग्रीकल्चरल गुड्स पे ड्यूटी कम कर दीजिए। लेकिन एक फार्मर चाहेगा, इंडियन फार्मर जो है वो तो ये तो चाहेगा ही नहीं ना कि इंडिया में जो बाहर से सामान आ रहा है, एग्रीकल्चरल गुड्स जो आ रहा है उस पर ड्यूटी कम हो। क्यों? क्योंकि बाहर वाला जो सामान है वो सस्ता पड़ेगा। क्यों सस्ता पड़ेगा भाई? ऑस्ट्रेलियन, अभी मेरा एक मित्र गया था, वो बता रहा था कि एक सप्लायर से मिलने गया था, तो वो सप्लायर के पास जो लैंड होल्डिंग थी वो थी 5000 एकर्स, 5000 एकर्स। अब वो उसमें कितना अच्छे से प्रोडक्शन कर सकता है, मैकेनाइजेशन कर सकता है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ किसानों के पास यदि किसी के पास 5 एकड़ ज़मीन हो तो उसे काश्तकार माना जाता है, बड़ा लैंड ओनर माना जाता है। तो वहाँ से जो सामान आएगा वो बहुत सस्ता होगा कंपेयर टू जो इंडिया में वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, सब्सिडी दी जाती है, क्रेडिट दिया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी दी जाती है, नॉलेज दिया जाता है। इंडिया में वो सब चीज़ें नहीं हैं, उतना अच्छा इकोसिस्टम नहीं है जितना अच्छा इकोसिस्टम ऑस्ट्रेलिया में। तो वहाँ का एग्रीकल्चरल गुड्स, गुड क्वालिटी का गुड्स इंडिया में आएगा, कम ड्यूटी में आएगा, तो हमारे किसान कहाँ जाएंगे? इकोनॉमिस्ट तो कह देगा भाई कि हाँ ठीक है आप ड्यूटी कम कीजिए, लेकिन ये प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन है। हो सकता है कोई चीज़ ब्रॉड लेवल पे बेनिफिशियल हो, लेकिन जो ब्रॉड लेवल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं हो सकता है यहाँ के लिए बेनिफिशियल हो, लेकिन जो इसको बनाने वाले ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, इनके लिए बेनिफिशियल हो गई, लेकिन इनके लिए नहीं हुई। तो पॉलिटिकली भी वो सेलेबल होना चाहिए, राइट, पॉलिटिकली भी वो सेलेबल होना चाहिए। तो कई बार ये चीज़ें पॉलिटिकली सेलेबल नहीं होती हैं। तो ये एक इशू है FTA के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको कन्वे कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तो इसके लिए हमने RCEP नहीं साइन किया, FTA के अगेंस्ट के व्यूज़ के बारे में हमने चर्चा की। तो इंडिया बीच में मैंने जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं ना वो थोड़ा ठंडे पड़े हुए थे, लेकिन अब फिर हम नेगोशिएशन कर रहे हैं,
उसके भी अपने कारण हैं। कोविड के बाद हमने देखा कि सप्लाई लाइंस कैसे डिसरप्ट हो गई। हमारी सप्लाई चेन में एक बड़ा हिस्सा जो है, हमारे ज़्यादातर जो गुड्स आते हैं चाइना द्वारा आते हैं। अब चाइना, जैसे मैंने बताया, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं और एक कंट्री पे रिलायंस, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, इज़ नॉट गुड। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपनी जो सप्लाई लाइन है, हमारे जो वेरियस गुड्स आते हैं वो अलग अलग देशों से आएँ, ठीक है, और ऐसे देश जिन पे हम ट्रस्ट कर सकें ज़्यादा, जिनके साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इसके साथ हमारा क्या झगड़ा है? कोई झगड़ा नहीं है। यूरोप है, यूरोप के साथ देखिए मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा झगड़ा नहीं है जहाँ वायलेंस हो, जैसे कि इनके साथ वायलेंस हुआ हमारा चाइना के साथ। यूके है, तो इनके साथ कोई ऐसा झगड़ा नहीं है हमारा। वाद विवाद मतभेद ठीक है, लेकिन वो वायलेंस पे नहीं जा रहा है। तो हम अपनी सप्लाई लाइन को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और दूसरे देश भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि भाई चाइना पे हमें डिपेंडेंसी कम करनी है। किसी भी एक कंट्री पे डिपेंडेंसी अधिक होने का बहुत माने नुकसान होता है। ये कब यूरोप ने भी कब समझा? जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ। कैसे समझा? क्योंकि इनकी एनर्जी नीड्स का एक बड़ा हिस्सा रशिया से आता था, ठीक है। अब रशिया से अगर आप ऑयल नहीं लोगे, गैस नहीं लोगे, तो क्या होगा? कीमतें बढ़ेंगी। ऑयल, ठंडे प्रदेश हैं यूरोप के, वहाँ पे गैस की आवश्यकता पड़ती है विंटर में, गर्म रखने के लिए घरों को, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को। तो आप वहाँ से नहीं लोगे तो क्या होगा? कीमतें बढ़ेंगी। जब सप्लाई कम हो जाएगी तो कीमतें बढ़ेंगी। फिर उसके लोकल बैकलैश आते हैं। लोगों को अच्छा थोड़ी लगता है कीमतें यदि बढ़े, मूल्य यदि बढ़े। तो ये लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई चाइना भी एक ट्रस्टवर्दी कंट्री नहीं है, और उस पर आपको रिलायंस कम करना है। तो डाइवर्सिफिकेशन की बातें हर जगह हो रही है। इंडिया भी यही सोच रहा है कि भाई हमको भी डाइवर्सिफाई करना है अपनी सप्लाई लाइंस को। साथ ही में हमें, जैसे अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, EU हो गया, इनके साथ यदि हम करेंगे तो हम अच्छे से नेगोशिएट करें, अच्छे से एनालिसिस करें, डिस्कशन करें, रिसर्च करें कि कॉम्प्लीमेंट्रीज कहाँ हैं, कहाँ पे इंडिया में गुड्स नहीं बन रहे हैं लेकिन यूरोप में बन रहे हैं, और उसके ऊपर ड्यूटी यदि हम करें तो इंडिया में वो सामान आएगा। और वैसे ही यूरोप में क्या नहीं बन रहा है जो इंडिया में बन रहा है। अब इसमें देखिए, ऐसा कभी नहीं होता है कि एकदम विन विन सिचुएशन फॉर ऑल हो, सारे लोग खुश हों, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टेक होल्डर्स हैं वो प्रसन्न हो, खुश हो, और एक विन विन सिचुएशन बन सके। ये एक, मैंने क्या कहते हैं, एक मोटा मोटी सोच यही है। तो इसके लिए अभी FTAs बहुत सारे हो रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुका है, यूरोपियन यूनियन के साथ चल रहा है, यूनाइटेड किंगडम्स के साथ चल रहा है। तो FTA के ये फ़ायदे होते हैं, ये नुकसान होते हैं, इस पर हमने एक चर्चा कर ली। अभी FTA इम्प्लीमेंटेशन में भी कुछ इश्यूज आते हैं। तो वो इम्प्लीमेंटेशनल चैलेंज क्या होते हैं? इम्प्लीमेंटेशनल चैलेंज क्या हो सकते हैं कि भाई, पहली बात तो क्या होता है कि जो कस्टम्स रूल्स होते हैं, जैसे आप कस्टम्स रूल्स या रूल्स ऑफ ओरिजिन आप कह लीजिए। रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है कि भाई, अगर मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेपा हुआ है, ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया से कोई सामान आ रहा है तो उस पर ड्यूटी लगेगी 5%, लेकिन चाइना से अगर वही आ रहा है तो 10% लगेगी। तो पहले तो मुझे ये डिटरमाइन करना पड़ेगा ना कि अगर समझ लीजिए कोई इंपोर्टर कह रहा है कि ये ऑस्ट्रेलियन सामान है, माल है, तो हो सकता है वो झूठ कह रहा हो सकता है वो चाइनीज़ माल हो, लेकिन चाइना से 10% में आ रहा है, इसलिए वो चाहता है कि मैं इसे ऑस्ट्रेलिया का डिक्लेयर करूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का डिक्लेयर करूँ ताकि ड्यूटी कम हो जाए, 5% हो जाए, राइट। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन होते हैं। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन माने रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि कैसे आप डिटरमाइन करेंगे कि ये सामान यहाँ का है कि नहीं है करके। तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ाता है, ठीक है, क्योंकि अब जो ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड कर रहा है, जो भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, उसे होता क्या है ना कि ऑस्ट्रेलिया में कोई बॉडी बना दी जाएगी, कोई बॉडी होगी, ठीक है। जैसे इंडिया में EIP है, उसका फुल फॉर्म तो मुझे भी ठीक से नहीं याद है, लेकिन एक बड़ी बॉडी होती है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लगी होती है और इंडियन गवर्नमेंट की ही होती है, या इंडियन गवर्नमेंट का एक बड़ा स्टेक होता है उसमें,
या कोई बहुत ट्रस्टवर्दी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे फिक्की हो गया, एसोचैम हो गया, तो उनको इस चीज़ का अनुमति दिया जाता है कि आप सर्टिफाई कीजिए। मैंने ऑस्ट्रेलिया में जो बॉडी रहेगी वो अगर लिख के देती है कि हाँ ये गुड्स जो है ऑस्ट्रेलियन है, तो इंडियन गवर्नमेंट मान लेगी, यहाँ की कस्टम अथॉरिटीज़ मान लेगी कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया से आया है, तो उस पर 5% टैक्स लगेगा। लेकिन ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है, इसको बढ़ा देते हैं ये। दूसरी बात, लेबलिंग पैकेजिंग रूल्स होते हैं। लेबलिंग पैकेजिंग में क्या हो जाता है कि कई बार ये होता है कि जैसे कि FSSAI की बात हो गई, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि अगर इंडिया में फूड प्रोडक्ट्स आएंगे तो ऐसी लेबलिंग होनी चाहिए। अगर ये लेबलिंग नहीं है कि हम क्या क्या है, देखिए अगर आप कभी भी खाने का सामान लीजिए तो देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, वेज है कि नॉन वेज है ये, राइट, कार्बोहाइड्रेट्स कितना है इसमें, एनर्जी कितनी है। लेकिन हो सकता है जहाँ से आ रहा हो, अब जैसे बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वेज खाना होता ही नहीं है, वहाँ पे इनफैक्ट अगर आप वेज भी बोलोगे तो हो सकता है जो मसाला डाला जाए, हो सकता है कुछ ऐसा डाला जाए जो नॉन वेज हो, कि वहाँ पे वेज का कंसेप्ट ही नहीं है, तो वो लेबल में वो लगाते ही नहीं है, उनके लिए वो कंसेप्ट है ही नहीं कि ये वेज है कि नॉन वेज है। तो अगर वो इंडिया में आ रहा है तो उसको अलग से लेबलिंग करनी पड़ेगी, पैकेजिंग करनी पड़ेगी, तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाते हैं। कई बार क्या हो जाता है कि अभी तो मैंने बताया था नॉन टैरिफ बैरियर्स बहुत बढ़ाए जा रहे हैं, खासकर इसमें पॉलिटिक्स भी है, कुछ तो सच्चाई है, कुछ पॉलिटिक्स है। क्या नॉन टैरिफ बैरियर्स बढ़ाए जा रहे हैं? लेबर हो गया, एनवायरमेंटल कंसर्न्स हो गए, इस पे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एनवायरमेंटल कंसर्न्स, अभी जैसे समझ लीजिए मैंने बताया था कि ब्रिटेन में स्टील कैसे बनाया जाता है, जो ख़राब स्टील प्रोडक्ट्स हो गए, स्टील स्क्रैप जो है उसको यूज़ करके नया स्टील बनाया जाता है जिसमें कार्बन एमिशन कम होता है। इंडिया में भाई रॉ मटेरियल द्वारा लोहा लिया जाएगा, माने आयरन ओर लिया जाएगा, उसे लोहा बनाया जाएगा, फिर स्टील बनाया जाएगा, इसमें कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है। तो अब होता क्या है कि इंडिया से अगर ब्रिटेन की कोई ब्रिटिश कंपनी है, उसने इंडियन स्टील को मंगाया, तो हो सकता है, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये स्टील बनाने में कैलकुलेशन किया गया कि भाई 100 MT कार्बन CO2 निकला। अगर वही उसने ब्रिटेन में लिया होता तो 80 MT CO2 निकला होता। ठीक है, मैंने इंडिया में 20 MT अधिक निकला, 20 MT CO2, 20 मेट्रिक टन CO2 अधिक निकला। तो इसके लिए पे करना पड़ेगा किसको? ब्रिटिश कंपनी को, कि कोई एक डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन होगा, कार्बन क्रेडिट्स या तो यूज़ करना पड़ेगा या किसी डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन को इतना इसका एक वैल्यू डिटरमाइन किया जाएगा, उसको पे करना पड़ेगा। तो ये क्यों लेना चाहेगा इंडियन स्टील, क्यों लेना चाहेगा जब उसको और पे करना है? और भाई ब्रिटिश गुड्स पे उन्हें ज़्यादा भरोसा रहता है। हर देश को तो यही लगता है ना हम अपने देश का सामान लें, तब तक जब तक कि हमें कोई फ़ायदा ना हो रहा है किसी अन्य देश से लेने पे, राइट? तो क्यों लेगा? तो ये सब अभी बहुत आ रहे हैं, इसमें पॉलिटिक्स भी है, नो डाउट इसमें पॉलिटिक्स भी है। ये चाहते हैं कि भाई डेवलपिंग देश से ज़्यादा गुड्स ना आए, ठीक है? तो हम टैरिफ तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम ऐसे रेगुलेशंस हम बढ़ा देंगे। और ये WTO में भी इसके लिए प्रोविज़न किया गया है कि आप नॉन टैरिफ बैरियर्स कर सकते हैं, लेकिन वही है कि आप डिस्क्रिमिनेटरी मत कीजिए। डिस्क्रिमिनेटरी मत कीजिए माने अगर आपने समझ लीजिए, जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया, इंडियन स्टील अगर आया है तो 20 MT CO2 निकला, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अगर USA से भी स्टील आ रहा है और वो भी 20 MT ज़्यादा ले रहा है, 20 MT CO2 ज़्यादा ले रहा है, तो पे करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, USA इज़ एन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, टेक्नोलॉजिकली एवॉल्व्ड कंट्री, तो वहाँ से जो स्टील आएगा ना वो इतना ही यूज़ करेगा, 80 MT ही करेगा। तो इंडियन स्टील तो गया ना, तो ये आपस ही में ट्रेड करते रहेंगे जो बड़े देश हैं, तो हम लोग कैसे कर पाएंगे? ये चाहते हैं कि हम इनको अधिक से अधिक टैरिफ कंसेशन दें।
हम अधिक से अधिक मार्केट एक्सेस दें, इनके गुड्स को अपनी कंट्री में आने दें, टैरिफ कम करके, कोटा हटा के, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट का हटा के। किंतु हमारे गुड्स जा रहे हैं तो आप ऐसे कंसर्न्स लेके आ जा रहे हो, ग्रेटा थनबर्ग को आगे कर दे रहे हो आप। ये एक एग्जाम्पल है, ग्रेटा थनबर्ग को आगे नहीं कर रहे हैं, जस्ट लिटिल ह्यूमर। तो ये चल रहा है। तो FTA में ये एक बड़ा इशू आ रहा है। तो आई थिंक कि हमने ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लिया है। एग्जाम्पल्स भी हमने बहुत सारे कवर कर लिए हैं। तो काफ़ी एक बृहद चर्चा की, दोनों वीडियो मिला के लगभग 1.5-पौने 2 घंटे का ये वीडियो बना हुआ है। तो ज़्यादातर जो भी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई चीज़ ना समझ में आई हो या कोई और आपका कंसर्न हो तो आप अवश्य कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। हमें आपको गाइड करने में, आपका मार्गदर्शन करने में, आपकी जिज्ञासा शांत करने में बहुत प्रसन्नता, हार्दिक प्रसन्नता होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को अब समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।